नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डीके और आप देख रहे हैं लर्निंग मॉर्गेज। आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो क्रेडिट रिपोर्ट के पार्ट 2 में। आज हम रिव्यू और पढ़ने वाले हैं रिवॉल्विंग अकाउंट। तो पहले हम लोग जानेंगे रिवॉल्विंग अकाउंट क्या है, उसके कंडीशंस क्या है, कैसे ट्रीटमेंट होता है और डिस्क्रिपेंसी फाइंड करने पर हमें कंडीशन क्या डालना पड़ता है, हम ये देखेंगे। तो ये हमारा रिवॉल्विंग अकाउंट हो गया और हम लोग इसे पॉइंट के हिसाब से चेकआउट करेंगे। तो रिवॉल्विंग अकाउंट आर नथिंग बट ए क्रेडिट कार्ड अकाउंट ओन्ड बाय द बोरोवर। जैसे कोई भी क्रेडिट कार्ड पेमेंट होता है तो उसे हम रिवॉल्विंग अकाउंट की तरह ही लेते हैं। जो मंथली पेमेंट रहता है, EMI रहता है, मंथ के एंड में हमें वो पे करना रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रेडिट कार्ड अकाउंट ही यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लोग ले रहे हैं, तो हमें ये रिवॉल्विंग अकाउंट की तरह ही कंसिडर करना है। तो इफ़ ए रिवॉल्विंग अकाउंट ऑन द क्रेडिट रिपोर्ट ओनली रिफ्लेक्ट्स द टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अभी क्रेडिट रिपोर्ट में क्या हो जाता है, हमारे पास एक आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहता है और एक मंथली पेमेंट रहता है। अगर हमारे पास मंथली पेमेंट का ऑप्शन नहीं है क्रेडिट रिपोर्ट में और सिर्फ आउटस्टैंडिंग बैलेंस, टोटल बैलेंस आउटस्टैंडिंग अगर है, तो हम उसे किस तरीके से ट्रीट करेंगे। वी नीड टू कंसिडर 5% ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज द मंथली पेमेंट। उस कंडीशन में हमें जितने भी आउटस्टैंडिंग रहेगा उसका हमें 5% मंथली पेमेंट के तौर पे कंसिडर करना है। और ये 5% जो है ये कुछ जगह पे डिफरेंट परसेंटेज लिए जाते हैं। जैसे हम लोग की AUS एक DU है और एक LP है, तो हम जब DU के तौर पे रिवर्स करेंगे तो हम उसे 5% लेंगे और अगर हम LP की तरफ से उसे रिव्यू करेंगे तो हमें उसे 3% लेना है। जब आप प्रोसेस करोगे फाइल, आपके ऑन जॉब ट्रेनिंग में ये सब आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, रिवॉल्विंग अकाउंट बिंग पेड ऑफ borrower पे ऑफ रिवॉल्विंग व्हेन द कैश आउट रीफाइनेंस। अगर वो कैश आउट रीफाइनेंस कर रहा है तो वो रिवॉल्विंग अकाउंट को पे ऑफ भी कर सकता है, बट उसके लिए भी हमें कुछ चेक पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे। वो क्या है, कंडीशन हमें ऐड करना होगा। अगर हमें पे ऑफ अगर करते हुए दिख रहा है, क्रेडिट रिपोर्ट में शो हो रहा है, तो हमें कुछ कंडीशन डालनी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या है, अंडरराइटर नीड टू रिक्वेस्ट फॉर ए रिसेंट क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट टू फाइंड आउट द पे ऑफ अमाउंट। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में वो अगर रहेगा, कोई भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज 0 और वो पूरा पे ऑफ हो चुका है, वो हमें चाहिए होगा। इसे हम पे ऑफ स्टेटमेंट भी कह देते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं इंस्टॉलमेंट अकाउंट में। इंस्टॉलमेंट अकाउंट होता क्या है, हम इसमें भी चेक पॉइंट्स की तरह 1 बाय 1 समझेंगे। तो फर्स्ट हो जाता है, इंस्टॉलमेंट अकाउंट आर यूजुअली शॉर्ट टर्म लोन विथ ए फिक्स्ड मंथली पेमेंट। जैसे समझ में आ रहा है आपको, कोई भी इंस्टॉलमेंट अकाउंट जो शॉर्ट टर्म लोन की तरह हम उसे कंसिडर करते हैं और वो मंथली पेमेंट वो फिक्स रहता है। आप कोई भी लोन लेते हैं, कार लोन या फिर कोई भी जनरल लोन EMI पे करते हैं, वो इंस्टॉलमेंट के हिसाब से ही जाता है। तो जैसा वर्ड इंस्टॉलमेंट अकाउंट है वैसे ही इसका टर्म ऑफ यूज़ और ट्रीटमेंट भी वैसा ही है। दिस लोन क्लोज ऑन देयर व्हेन द लोन टर्म कम्स टू एन एंड। जब लोन टर्म ख़त्म हो जाते हैं, ये अकाउंट भी बंद हो जाती है। आपको पे करना है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक अगर आपको लोन लिए हैं तब तक आपको पे करना है। अब वो पे करने के बाद ये इंस्टॉलमेंट अकाउंट, EMI अकाउंट ये बंद हो जाते हैं। इफ़ एन इंस्टॉलमेंट अकाउंट्स लेस देन 10 पेमेंट्स रिमेनिंग। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आप कोई EMI पे कर रहे हैं, जिस EMI का लोन टर्म आपको 12 महीना, 18 महीना, 2 साल के लिए है। अगर क्रेडिट रिपोर्ट में शो कर रहा है कि बैलेंस जो है वो लेस देन 10 पेमेंट्स है,
तो हम उसे इग्नोर करेंगे, हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे लायबिलिटी के लिए, वो टोटली इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं एजुकेशन लोन पर। एजुकेशन लोन या फिर एजुकेशन अकाउंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में भी ये सारा क्वेश्चंस एजुकेशन लोन के ऊपर पूछ सकते हैं और थोड़ा सा ट्रिकी है बट इंटरेस्टिंग है। चलो शुरू करते हैं। These loan are taken by the borrower for education purpose and usually have a deferred payment plan। जैसा लोन एजुकेशन अकाउंट आपको नाम से पता ही चल रहा है, तो ये हो जाता है कोई भी लोन अगर हम लोग लेते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए तो हम उसे एजुकेशन लोन कह जाते हैं या तो फिर स्टूडेंट लोन कहते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, चेक पॉइंट फाइन वन बाय वन हम समझेंगे और ये डिफर्ड पेमेंट प्लान क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। रीपेमेंट डू नॉट स्टार्ट अंटिल द बोरर कंप्लीट हिज एजुकेशन एंड बिगिंस एम्प्लॉयमेंट। जैसे आप लोगों को पता ही है, अगर हम लोग कोई लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन, स्टूडेंट लोन, पढ़ाई के लिए लेते हैं, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद हम लोग उसको पे करना शुरू करते हैं जब हमारे कोई जॉब लग जाता है। तो 2 नंबर पॉइंट पे यही कह रहा है, पेमेंट डू नॉट स्टार्ट, जब तक स्टार्ट नहीं होगी, जब तक ख़त्म नहीं होगी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट बिगिन नहीं हो जाती। एजुकेशन लोन इनफैक्ट टाइप ऑफ इंस्टॉलमेंट अकाउंट, क्योंकि आप जब पे करते हो लोन EMI की तरह ही पे करते हो। जब लोन लेने के बाद आपका कहीं जॉब लग जाता है पढ़ाई ख़त्म होने के बाद, तो आप धीरे धीरे लोन को पे करते हो, तो इसे हम इंस्टॉलमेंट अकाउंट की तरह ही ट्रीट करते हैं। आउटस्टैंडिंग एंड मंथली पेमेंट इन बोथ प्रेजेंट शैल बी कंसिडर्ड मंथली पेमेंट इफ ओनली आउटस्टैंडिंग विद द जीरो पेमेंट। अभी इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रेडिट रिपोर्ट में एक आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहता है टोटल और मंथली पेमेंट रहता है। अगर हमारे स्टूडेंट लोन में आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिया है और मंथली पेमेंट भी दिया है तो हम मंथली पेमेंट लेकर लायबिलिटी में हिट करके आगे चले जाएंगे। इफ़ ओनली आउटस्टैंडिंग विद जीरो मंथली पेमेंट, अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिया हुआ है और मंथली पेमेंट ज़ीरो है, उस कंडीशन में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ 2 तरीके से ट्रीटमेंट होता है, एक इनकम ड्रिवन प्लान और सेकंड हम आगे देखेंगे। पहला हो गया इनकम ड्रिवन प्लान। ये क्या होती है, if the borrower is on an income driven payment plan, we may obtain student documentation to verify the actual monthly payment is zero. We may then qualify the borrower with zero payment. अभी क्या है, जब इनकम ड्रिवन प्लान क्रेडिट रिपोर्ट में लोन अकाउंट्स के नीचे में पे ऑफ है, चार्ज ऑफ है, डिफर्ड है, इनकम ड्रिवन प्लान है, ईलॉक है, सारे अकाउंट के स्टेटस वहाँ पे दिए रहते हैं। इसी की तरह एजुकेशन लोन पे भी नीचे में आपको कौन सा प्लान यूज़ किया हुआ है वो भी मेंशन किया रहेगा। अगर यहाँ पे इनकम ड्रिवन प्लान क्रेडिट रिपोर्ट में शो कर रहा है अकाउंट के नीचे, तो हम उससे बोरर से एक स्टेटमेंट मांगेंगे, डॉक्यूमेंट मांगेंगे। We may obtain student loan document to verify the actual monthly payment। 3 मंथ का उसका पेमेंट प्लान हमें मांगना होगा कि वो पेमेंट ज़ीरो है, तभी जाके हम उसे ज़ीरो पेमेंट मंथली कंसिडर करके आगे ले सकते हैं। वरना डिफर्ड लोन, जैसे मैंने आपको बताया, इनकम ड्रिवन प्लान एक होता है और एक डिफर्ड लोन प्लान। यहाँ पे एजुकेशन लोन के अंडर में भी एक डिफर्ड लोन रहेगा, वहाँ पे स्टेटस पे कंसिडर क्या रहेगा। अगर ये डिफर्ड लोन रहता है, फॉर डिफर्ड लोन और लोन इन फॉरबियरेंस वी मे कैलकुलेट पेमेंट इक्वल टू 1% ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस लोन बैलेंस इवन if the amount is lower than the actual fully amortization payment। इसका मतलब क्या हो गया, जब आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपका रहता है और मंथली पेमेंट ज़ीरो रहेगा और अकाउंट के नीचे में डिफर्ड लोन प्लान मेंशन किया रहेगा,
तो हमें सिंपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 1% लेके जाना है। ये है कन्वेंशनल लोन का ट्रीटमेंट। अगर यहाँ पे FHA है तो हमें उसका 0.5% लेके जाना है। तो हम अभी सिर्फ कन्वेंशनल लोन के ही बारे कर रहे हैं, थोड़ा सा टचअप में जो है FHA और VA का भी दे रहा हूँ, बट आवर फुल्ली फोकस ऑन द कन्वेंशनल लोन। नेक्स्ट चलते हैं, कंडीशन टू बी एडेड। अगर हमें ऐसा मिला तो हम क्या कंडीशन ऐड करेंगे? कंडीशन फॉर द स्टूडेंट लोन डॉक्यूमेंटेशन टू वेरीफाई द एक्चुअल पेमेंट इफ द बोरर डज नॉट क्वालिफाई विथ 1%। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर डिफर्ड प्लान रहा, अगर 1% में अगर वो क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो हमें फिर डॉक्यूमेंट उससे मांगना पड़ेगा। इस कंडीशन में इनकम ड्रिवन प्लान जब 0 पेमेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट हो गया ऑटो लोन। ऑटो लोन इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट अकाउंट्स in a credit report, and you may also faced an interview questions while doing interview. This is the important also. So auto loan क्या होता है, इसके ट्रीटमेंट क्या होता है अपन देखते हैं। Auto loan or the vehicle loan are also typed the installment loan in which the collateral is the borrower vehicle. ऑटो लोन आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, ऑटोमोबाइल यानी कि व्हीकल लोन, कार लोन, स्कूटर लोन, बाइक लोन, जनरल कुछ भी अगर हम लोग ऑटो व्हीकल लोन लेते हैं और उसका हम लोग पेमेंट EMI की तरह इंस्टॉलमेंट की तरह करते हैं तो इसे हम ऑटो लोन इंस्टॉलमेंट अकाउंट के अंदर में कंसिडर कर लेते हैं। अब ऑटो लोन्स के भी फीचर्स हैं एंड ट्रीटमेंट है। दिस इज़ द यूजुअल व्हीकल लोन, जैसे मैंने आपको कहा है। वंस द लोन टर्म इज़ ओवर, जैसा लोन आपका ख़त्म हो जाता है, द बोरर बिकम द ओनर, वी फॉलो द गाइडलाइन फॉर द इंस्टॉलमेंट अकाउंट। आप सारे EMI पे कर देते हैं, एक एस्टिमेटेड टाइम के बाद वो व्हीकल आपके नाम पे आ जाता है, ओनरशिप आपके नाम पे आ जाता है। इफ़ लेस देन 10 मोर रिमेनिंग वी डू नॉट कंसिडर द लोन अकाउंट। अगर 10 मंथ के नीचे अगर है इसका पेमेंट्स तो हम इसे कंसिडर नहीं करते हैं। इफ़ लेस देन 10, 10 से अगर नीचे है तो कंसिडर हम इसे नहीं करेंगे। ओके, सेकंड आ जाती है ऑटो लीज। अब यहाँ पे लीज होता है, जब आप सुने होंगे रेंट एंड लीज। लीज क्या हो जाती है, रेंट क्या हो जाती है। लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग लेते हैं लीज, और दोनों ही में हमारे पास ओनरशिप नहीं आती है, ना ही रेंट पे ना ही लीज पे। सिमिलरली लीजिंग आउट द व्हीकल फ्रॉम द कंपनी दैट ओन्स द व्हीकल फ्रॉम borrower pays the monthly payment until he or she uses the vehicle. Once the lease period is over, or once the borrower stops paying the lease amount, the vehicle is returned to the company's own it. आपने किसी कंपनी से लीज में कोई कार लिया है, ऑटो लिया है, आप उसे रन कर रहे हैं। जब तक रन कर रहे हैं, जब तक आपके पास है, आप उसका रेंट देते हैं। जब आप उसका रेंट देना बंद कर देते हैं, या तो फिर आपके साथ उसका एग्रीमेंट 1 साल, 2 साल, 3 साल का हुआ है, एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद आप रेंट करना पे कर देते हैं, रेंट पे करना बंद कर देते हैं, तो व्हीकल का ओनरशिप ओनर के पास जाता है, यानी कि कंपनी के पास, ना कि आपके पास। प्रीवियस केस में, ऑटो लोन केस में, आप फुल्ली पेमेंट करने के बाद ओनरशिप बोरर के पास, आपके पास आता था। बट लीज में ऐसा नहीं है, क्योंकि लीज में आप ओनर अभी भी नहीं थे और फुल पेमेंट करने के बाद भी नहीं रहोगे। तो ये कंसेप्ट है ऑटो लीज अकाउंट का। और ऑटो लीज के लिए we need to consider the balance and monthly payment as per the credit report, irrespective the number of month remaining. हमें यहाँ जितना भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस और मंथली पेमेंट मेंशन किया है ऑटो लीज के लिए, हमें वही लेना है।
ऑटो लोन की तरह लेस देन 10 पेमेंट हम उसे एक्सक्लूड करते थे। ऑटो लीज में हम वो चीज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, जितना मंथली पेमेंट है वही हम कंसिडर करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, चार्ज एन ओपन अकाउंट। चार्ज अकाउंट ऑल्सो कॉल्ड एन ओपन अकाउंट और द 30 डेज अकाउंट। ये ओपन अकाउंट भी कहा जाता है और 30 डेज अकाउंट भी कहा जाता है। सिमिलर टू ए क्रेडिट कार्ड विद द एक्सेप्शन दैट द बोरर नीड्स टू पे द कंप्लीट आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ। यहाँ पे वही एग्जांपल दिया है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है। ये वर्ड आप देख रहे हैं, एक्सेप्शन। ओके, इसका मतलब ये हो जा रहा है, क्रेडिट कार्ड में आपको पे करना होता था EMI के हिसाब से until the full payment is paid by you, but यहाँ पे exception that the borrower needs to pay to complete the outstanding balance at the end of the month। ठीक है, तो ये हो जाती है थोड़ी सी डिफरेंस, यहाँ पे एक्सेप्शन लिखी हुई है। सेकेंड कंडीशन या फिर सेकेंड चेक पॉइंट ये होता है, द अंडरराइटर इज रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द सफिशिएंट एसेट्स ओवर एंड अबव द फंड टू क्लोज एंड रिजर्व्स रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू एक्सक्लूड द लायबिलिटी। अगर चार्ज ऑफ अकाउंट और ओपन अकाउंट है, बहुत केसेस में कन्फ्यूज़न होते हैं कि हम चार्ज ऑफ है तो उसे हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ओपन है तो हम एक्सक्लूड कर देते। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। हमें देखना है कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस और मंथली पेमेंट बैलेंस उसी में मेंशन है या नहीं है। अगर यहाँ पे मेंशन है और हमें इसको एक्सक्लूड करना है, तो हमें देखने पड़ेगा बोरर के पास सफिशिएंट बैलेंस है कि नहीं, फंड टू क्लोज के लिए और रिजर्व रिक्वायरमेंट के लिए। अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी होती है, उसके बाद एक्स्ट्रा अमाउंट अपने पास बचता है चार्जर और ओपन अकाउंट को पे ऑफ करने के लिए, तभी हम जाके इसे एक्सक्लूड करेंगे, वरना हम इसे एक्सक्लूड नहीं करेंगे और लायबिलिटी में हमें हिट करना होगा DTI कैलकुलेशन के लिए। कंडीशन टू बी एडेड, अंडरराइटर नीड टू ऐड कंडीशन फॉर एविडेंस द ओपन अकाउंट हैज़ बीन सेटल्ड। ठीक है, उसे प्रूफ चाहिए कि हाँ, एविडेंस चाहिए ओपन अकाउंट चार्ज अकाउंट सेटल हो चुकी है, यानी कि पूरा पेमेंट हो चुका है। इन फुल और एडिशन बैंक स्टेटमेंट रिफ्लेक्टिंग द सफिशिएंट बैलेंस टू पे ऑफ द अकाउंट नॉट ऑलरेडी पेड, या तो फिर बैंक स्टेटमेंट सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए एक्सक्लूडिंग कैश टू क्लोज एंड रिजर्व, तभी जाके हम इसे एक्सक्लूड कर सकते हैं, वरना हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे और लायबिलिटी में हिट करेंगे। तो ये रहा कुछ अकाउंट्स जो हम लोग जाना, और नेक्स्ट वीडियो भी इसके ऊपर भी आएगा, जो बैंकरप्सी फोरक्लोजर्स वगैरह रहेंगे, क्रेडिट रिपोर्ट को हम पूरी तरीके से समझेंगे। और थैंक्स फॉर वाचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का फिर से मुलाकात होगा। देखते रहिए, स्टे कनेक्टेड और नॉलेज को अंडरराइटिंग US मॉर्गेज में बढ़ाते रहिए। Thank you so much. See you in next video.